वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खरा सच और ये मेरे पास एक अखबार है जिसकी हेडलाइन है कि तालिबान से बातचीत का एहतमाम हुज्जत कर लेना चाहिए, ऑपरेशन आखिरी हरबा होगा, सदर ममनून। तो ऐसा करते हैं, सदर ममनून को भेज देते हैं वहां पे नेगोशिएशंस करने के लिए। वो वहां पे रह गए तब भी फायदा, ना रहे आ गए तब भी फायदा। ये पता नहीं 50,000 पाकिस्तानी मरने के बाद, अगर हम लोगों ने या शहीद होने के बाद, उनका कत्लेआम के बाद अगर इस तरह की बातें करनी है और हमारे ऐवान सदर से ऐसी बातें आनी है, तो वी हैव टू रिकंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स के सॉवरन मुल्क अपने आप को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। इस पे तो डिबेट होगी आज। मेरे साथ सलमान गनी है, सीनियर तज्जिया निगार है, दुनिया टेलीविजन, दुनिया अखबार से आपका ताल्लुक है। साबिर शाकिर है मेरे पास, इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ है, इस्लामाबाद के ARY को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। और दिफाई तज्जियाकार जैद हामिद, मोहतरम जैद हामिद ने हमें ज्वाइन किया है बड़े शॉर्ट नोटिस पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो बातें मैं पहले बताता चलूं कि गालिबन मियां मंशा के पास पैसे कम होते जा रहे हैं और इसीलिए पंजाब हुकूमत ने उनकी मदद का फैसला किया फौरी तौर पे। और मियां मोहम्मद मंशा को नहीं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उनको कुछ नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो उनको दिया गया, उनको पार्क की यानी सैकड़ों कनाल जमीन जो एक LDA के पार्क के लिए मुख्तस थी, वो उनको दे दी गई। और वो है जौहर टाउन के अंदर, वहां पे वो एम्पोरियम बिल्डिंग बना रहे हैं एक्सपो सेंटर के बिल्कुल पीछे। और वो सारी की सारी बिल्डिंग जो वो जगह है वो पार्क के लिए थी, वहां पे इलाके के लोगों के लिए, मकीनों के लिए जिनके पास नहीं है पार्क वहां पे। और उसके बाद ना सिर्फ उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई बड़ी ह्यूज बिल्डिंग की, बल्कि पता चला कि 30 लाख रुपए कनाल के हिसाब से उनको दे दी, DC रेट निकाल के। मियां मंशा को कहा गया उस पर इनके पास पैसे कम है, दे नहीं सकते मियां साहब, कि अगर हालात बुरे हैं तो मुझे बताएं मियां साहब, मैं भी कोई यहाँ पे फंड रेजिंग करूं आपके लिए इस प्रोग्राम के जरिए। अल्लाह ताला मदद फरमाए आपकी। और हालत ये हुई कि वजीर आला पंजाब ने कहा कि नहीं, रूल्स के मुताबिक ये अपनी बिजली नहीं लेंगे। वापडा को यानी लेस्को कंस्ट्रक्शन दी गई है कि ग्रिड स्टेशन स्पेशल बनाया जाएगा वहां पे मियां मंशा के लिए। ये वो आदमी जो पाकिस्तान को बिजली ना सप्लाई करने के भी पैसे लेता है, उसको अब लेस्को पूरा ग्रिड स्टेशन सप्लाई करेगी। इलाके के मकीन जो हैं उन्होंने अदालत का रुजू करने की कोशिश की है, उनको कामयाबी नहीं हुई है। आज मैं इस प्रोग्राम की वसातत से बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका ताल्लुक उस इलाके से है जहां पे मियां मंशा, गरीब मियां मंशा को वो जमीन कौड़ियों के मोल दी गई है, जहां पे वापडा अपना ग्रिड स्टेशन उनको दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं, एम्पोरियम बिल्डिंग, और आप उसके मुतासरीन हैं, तो आप ARY से, मुझसे ARY के थ्रू राब्ता करें। हम आपकी आवाज जो है अदालत तक लेके जाएंगे। आखिर अब ये मजाक खत्म होना चाहिए। खुद पंजाब हुकूमत का अपना प्रोजेक्ट, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं डूंगी ग्राउंड के अंदर था, उसको कह के रुकवा दिया गया जब इलाके के मकीनों ने कहा कि ये पार्क है, हमारे बच्चों के खेलने की जगह, इस पर नहीं हो सकता। तो पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा स्टैंड लिया और ये कहा कि ये परमिशन दी चौधरी परवेज लाई ने, हम कभी भी पार्क को इस तरह से नहीं कर सकते। अब कर रहे हैं पार्क को, क्यों? मियां मंशा को पैसों की जरूरत है। दूसरी खबर, आज चौधरी एतजाज एहसन, बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का और बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता है, उनके मतलब न्यूज और जंग में एक खबर आई हुई है और वो खबर बड़ी उनकी तारीफें लिखी हुई हैं उसमें कि एतजाज एहसन को दुनिया का 5वां अहम अवामी दानिश्वर करार दिया गया। LPG का कोई कोटा नहीं उन्होंने लिया और माजूल चीफ जस्टिस की कामयाब नुमाइंदगी की, जंग ग्रुप के तर्जुमान की वजाहत। यानी बाबा जी हमारे साथ तो नहीं है, कॉफी ठंडी हो रही है जी बाबा जी की, लेकिन खैर उन्होंने बड़ी तारीफ की पहले इसमें एतजाज साहब की, और एंड में जो एक लुच तलना था वो लुच भी तल दिया और कहा कि इनके एक दामाद यू टर्न की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है चीफ जस्टिस से प्रोफेशनल तौर पे नहीं बल्कि जाती तौर पे मायूस हुए थे। इनके नजदीक वो संजीदगी से जमहूरियत की हिमायत कर रहे होंगे, लेकिन बैरूनी दुनिया जिसमें जंग ग्रुप समेत पूरा मीडिया शामिल है, नहीं बाबा जी मैं नहीं शामिल इसमें, प्लीज पूरा मीडिया ना लिखें, गलत लिखा है आपने। ऐसा लगता है वो अपनी पार्टी के चंद रहनुमाओं की हिमायत कर रहे हैं और आगे उन्होंने जो भी लिखना था वो भी उन्होंने लिख दिया। और इसका वजह क्या पड़ी, इनको पहले इतनी तारीफें क्यों करनी पड़ी फ्रंट पेज पे? क्योंकि इससे पहले ये चौधरी एतजाज एहसन के मतलब गलत खबर छाप चुके हैं और मैंने कंफर्म किया, मेरी बात तो नहीं हुई चौधरी साहब से, तो मेरी बात नहीं हो सकी। उनके एक सीनियर उनके चैम्बर में वकील शाहिद सईद साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि दरअसल 30 करोड़ रुपए के, 60 करोड़ रुपए के हर जाने के 2 नोटिस उन्होंने बाबा जी को भिजवाए
और फौरन बाबा जी ने काया पलटी वहां से और एक उनको हेडलाइन छाप दी उनकी तारीफों में, और इस तरह हुआ। लेकिन एंड में जो आपने किया उसको अब दोबारा से आपको नोटिस आएगा तो फिर आप उसको सही करेंगे। बट एनीवे, ये थे जी गरीब मियां मंशा और अमीर बाबा जी जिनके मुतालिक आप सुन रहे थे। पिछले 5 रोज में पेश आने वाले वाकयात में मैं आपको इन नटशल बताऊं कि दहशतगर्दी के इन वाकयात में 82 अफराद शहीद हुए हैं, 82 अफराद शहीद हुए हैं और 234 जख्मी हो गए हैं। और अब तो खुद इमरान खान को यह कहना पड़ा कि मैं फौज के साथ हूं, उनके फौज के साथ जुल्म हुआ है। आज मेरी इमरान खान से खुद बात हुई, इस मौजू पे टेलीफोन के ऊपर बात हुई और उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि मुबशिर मैं जब तुम्हें मिलूंगा मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कितनी बड़ी गेम हुई है और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि वो हुकूमत जिसको हत्ता के ऑपोजिशन ने भी खोल के मैंडेट दे दिया था कि वो नेगोशिएशंस करे, वो अपने बैरूनी ममालिक के दौरे में वहीं से फारिग नहीं हुआ, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, और जो है वो बस जो है एक घड़ी थी, एक मोमेंट था, वो निकल गई। अब ये मुसीबत सर पे आके पड़ गई है। बट अल्लाह करे कि इस मुसीबत से किसी तरह निकले। मेरा अपना इसके ऊपर एक मौकफ है बहैसियत सिटीजन, नॉट बहैसियत एंकर ARY, बट एक सिटीजन की हैसियत से, एक शहरी की हैसियत से। लेकिन पहले मैं अपने दोस्तों का और अपने साथियों का मैं मौकफ ले लूं। सलमान गनी साहब, दहशतगर्दी की इस जंग में ऑपरेशन अब वाहिद सोल्यूशन नजर आ रहा है माजरत के साथ, यानी अब मुज़ाकरात किससे करेंगे जाके? देखिए मुबशिर साहब, मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन और नाजुक मोड़ है कि कराची से लेकर खैबर तक एक ही बात हो रही है कि पाकिस्तानी अवाम में एक तशवीश है, पाकिस्तान के कौमी अदारे फौज को टारगेट किया गया है। मैं समझता हूँ कि देखें, आपने इमरान खान का हवाला दे दिया कि इमरान खान साहब ने कहा कि फौज के साथ है। क्या आप फौज के साथ नहीं? क्या मैं फौज के साथ नहीं? क्या हुकूमत फौज के साथ नहीं? फौज पाकिस्तान की फौज है। मुझे हुकूमत का डाउट है। किनका? हुकूमत का डाउट है। बात मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी होगा ना, इसमें जो फैसला करना है वो तो हुकूमत ने करना है। और इस वक्त टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, फुल फ्लेज ऑपरेशन। फैसला कई महीनों में तो नजर नहीं आया। देखिए मैं इसमें APC किस तारीख को हुई थी? मैं 8 सितंबर को हुई, 11 मई को पाकिस्तान की अवाम ने और 8 सितंबर को पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस ने नवाज शरीफ साहब पे एतमाद का इजहार किया कि वो पेशरफ्त करें। मैं समझता हूं कि जिस अंदाज में पेशरफ्त होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और यही वजह है कि आज वो लोग वो सीधे आ रहे हैं, वो आपके अदारों को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, ये मैं जज्बात से हटके, देखें बात यह है कि ऑपरेशन जरूर होना चाहिए। ऑपरेशन शुरू हो चुका है, टारगेटेड ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन फुल फ्लेज ऑपरेशन जो है, बात अगर मैं कहूं, आपने इमरान खान का हवाला दिया है। मैं इमरान खान साहब की हिब्बुल वतनी शक व शुबह से बालतर है। कल को फिर नवाज शरीफ साहब बुलाएंगे, अच्छी बात है। मुनव्वर हसन भी जाएंगे, इमरान खान भी जाएंगे, फजलुर रहमान भी जाएंगे, आसिफ ज़रदारी भी जाएंगे। इसलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, वहां के मुज़ाकरात की बात करूं। देखें, अगर आप मुज़ाकरात की, मैं ये कह रहा हूं कि पहले भी ये लोग गए ना अपनी रिजर्वेशन के बावजूद। उस वक्त इमरान खान ज्यादा जख्मी था। उस वक्त आपको याद होगा कि इंतखाबात में धांधली के इल्जामात लग रहे थे, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ इसमें पेशरफ्त करेंगे, हम उनके साथ होंगे। मैं समझता हूं अब पाकिस्तान का मसला है, अब ये नवाज शरीफ का मसला नहीं है। लेकिन फैसला नवाज शरीफ ने करना है, जवाबदेह नवाज शरीफ ने होना है। वो तो एक दौरे पे जा रहे हैं। बट एनीवे, एक बात तो तयशुदा है ना कि कोई अमेरिका या कोई इसराइल या कोई हमारा दुश्मन नहीं, हम खुद अपने दुश्मन है। हम फैसला ही नहीं कर सकते तो हम दूसरों को क्या ब्लेम करें? देखिए, आप जब पाकिस्तान को सामने रख के बात करेंगे तो फैसला करना पड़ेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं ये सारी जिम्मेदारी नवाज शरीफ के ऊपर है कि फैसला उसे करना है। और पॉलिटिकल फोर्सेस को मैं अपने इल्म की बुनियाद पे बता रहा हूं, मैं कोट कर सकता हूं फेडरल मिनिस्टर को कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने ये उन्हें कह दिया कि आप अपना राब्ता करें और मैं इस पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ये बड़ी जिम्मेदार है। देखें, हम लोग बड़ी हमारी रिजर्वेशन होंगी, लोग दोबारा भी बुलाया जाएगा तो जाएंगे, लेकिन अब ये फैसला होना चाहिए, लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। और अगर आप इस ये काम इस तरह चलता रहा तो फिर कौन सी पाकिस्तान के अंदर इक्तिसादी बहाली, कौन सी गवर्नेंस, कौन सा रोटी रोजगार, सब कुछ खत्म होगा। साबिर शाकिर के पास मुझे पता चला कि मौलवी फजलुल्लाह के हवाले से कोई ब्रेकिंग न्यूज भी है। जी साबिर साहब, कोई है उसमें? देखें, एक तो मुबशिर साहब, मुज़ाकरात की जो बात हो रही थी ना, तो मुज़ाकरात अगर बराह रास्त पहला स्टेप ही लिया जाता ताकत के इस्तेमाल का, ऑपरेशन का, तो मेरा ख्याल है जो मुज़ाकरात के हामी लोग थे, जो समझते थे कि ये बहुत ही दूध के धुले हुए हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो अटैक कर रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ रहे, तो मेरा ख्याल है उसके बाद फिर
सूरत हाल ऐसी नहीं बननी थी, ऐसा माहौल नहीं बनना था। इस वक्त मेरा ख्याल है कि हुकूमत और पॉलिटिकल फोर्सेस और मिलिट्री ने भी उनका साथ दिया और मुज़ाकरात के लिए दरवाज़ा खुला रखा। लेकिन ये बात कहना कि हुकूमत साथ नहीं थी, जो एयर अटैक हुआ है गुज़श्ता 2 दिन पहले, तो उस एयर अटैक की पहले वज़ीर आज़म से डिस्कस भी किया, ने उस अटैक की मंजूरी भी दी और इस सिलसिले में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और दहशत गर्दों को निमटने के लिए पॉलिटिकल फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तमाम की तमाम एक पेज पे हैं। स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बज़ाहिर कुछ बातें जो आती हैं मीडिया में वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो मेरी इत्तला है उसमें बिल्कुल सेम पेज है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल सवात ऑपरेशन से पहले वाली सूरत हाल अब हो गई है और अब हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि ऑपरेशन ही किया जाए। और आज इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि ऑपरेशन जो है, हवाले से बताएं मुझे मौलवी फजलुल्लाह के बारे में वही बात है कि मुज़ाकरात किनसे करने थे। मौलाना समीउल हक भी कह रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान, जिस बंदे के पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट हो और जो अफगानिस्तान से अफगानी पासपोर्ट पे पड़ोसी मुल्कों में भी जा रहे हों, अरब मुल्कों का भी दौरा कर रहे हों, कुछ और मुल्कों में भी जा रहे हों और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हों, तो आप ये बताएं कि ऐसे शख्स के साथ कितनी लॉयल्टी शो की जा सकती है, कितना इत्मीनान किया जा सकता है उसके साथ मुज़ाकरात करने का। मौलवी फजलुल्लाह के बारे में जो अहम चीज़ थी वो यह कि उनके पास अफगानी पासपोर्ट है, वो अफगान नेशनल इस वक्त हो चुके हैं, अफगान इंटेलिजेंस उनको मुकम्मल सपोर्ट कर रही है और इसलिए वो सिर्फ कुन्नड़ में नहीं, अपना सिर्फ कुन्नड़ में नहीं है जी, वो तो तमाम 2, 3, 4 मुल्क जो भी हैं, दोस्त मुल्क भी शामिल हैं उसमें, दुश्मन मुल्क भी शामिल हैं, वो वहाँ बआसानी आ जा रहे हैं और किन के साथ राब्ते कर रहे हैं, किन के साथ नहीं कर रहे। और उसके बाद फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक, बन्नू में अटैक, GHQ को अटैक करने की कोशिश की गई आरे बाजार। तो ऐसी सूरत में आप ये बताएं कि मुज़ाकरात किस तरीके से हो सकते थे। लेकिन पॉलिटिकल फोर्सेस ने जो उनके पास एक, मेरा ख्याल है कि पहला ऑप्शन मुज़ाकरात का कह के वो माहौल पैदा कर दिया है कि अब वो मुज़ाकरात के जो हामी थे, मुज़ाकरात सारे जो कर रहे हैं, मैं आपको अपने अंदर के दिल की बात बताऊं, क्योंकि कोई सारे उनको ये कहना चाहते हैं देखो हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, जो है तुम उसको कर लो जो करना, और सारे फौज से यकजहती का बेसिकली फौज से यकजहती का इजहार भी कर रहे हैं, सारे यकजहती का भी इजहार कर रहे हैं। बट एनीवे, वेरी क्विकली बिफोर आई टेक अ ब्रेक, ज़ैद हामिद साहब, योर टेक ऑन द इशू। मुबशिर, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हम आपकी गुफ्तगू सुन रहे थे। आज पहली मर्तबा, आज द न्यूज अखबार में सुबह देख रहा था, तो पहली मर्तबा पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक ऐसा बयान दिया है कि मैं हैरत ज़दा रह गया कि इनको ये बात मालूम थी इतने सालों से। चीफ जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान का बयान छपा कि पाकिस्तान को सोवियत यूनियन की तरह तोड़ने की साजिश की जा रही है और पाकिस्तान के हिस्से बखरे किए जा रहे हैं और एक हमाजहती जंग है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन लोगों की तवज्जो उसके सिर्फ एक पहलू के ऊपर है। अब यह इतना हैरत अंगेज बयान है क्योंकि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में, दहशतगर्दों को प्रोटेक्शन और सपोर्ट देने में सबसे बड़ा किरदार फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का था और यही जुडिशरी थी जिसने पिछले 12-13 साल में एक दहशतगर्द को सजा नहीं सुनाई, जबकि तहरीके तालिबान के दहशतगर्द कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारा कोई दोस्त था तो वो इफ्तिखार चौधरी था। अब सवाल यह है कि दोस्त मोहम्मद खान साहब को यह कब पता लगा कि पाकिस्तान तोड़ने की साजिश हो रही है और सोवियत यूनियन की तरह पाकिस्तान के हिस्से बकरे किए जा रहे हैं। राइट, ज़ैद साहब एक बात है बिफोर आई टेक अ ब्रेक, आपने मुझे शोपन में डाल दिया। बिल्कुल, आपने कहा आपने न्यूज अखबार में पढ़ा है जी, दी न्यूज के अंदर कमाल बात यह है कि मैं अब बात यह है कि अब क्योंकि आपने ऐसे अखबार का नाम ले दिया तो मुझे प्लीज ब्रेक के अंदर खबर की तस्दीक करने दें, क्योंकि मैं उनकी हर खबर को जरा मैं चेक करना पड़ता है, फिर मैं कोट करता हूं। बट एनीवे, आप भी रहिएगा। ज़ैद हामिद साहब हैं, साबिर शाकिर हैं, ज़ैद अपना सलमान गनिया और भाईजान नहीं है, उनकी कॉफी ठंडी हो गई है। बट विल कम बैक आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले ज़ैद हामिद साहब बात करें तो उनकी बात कंप्लीट नहीं हुई। ज़ैद साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। बशर, मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। एक बात तो यही बात जो मैंने कही कि अब तो पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी को बिलाखिर पता लग गया है कि यह पूरी साजिश पाकिस्तान को तोड़ने के लिए की जाती है
और आज ही के दी न्यूज में एक दूसरी खबर भी थी, और वो ये थी कि इराक में एक दिन में उन्होंने कोई 22 के करीब दहशतगर्दों को या 26 के करीब दहशतगर्दों को फांसी दी है। और उससे चंद रोज पहले, हफ्ता 10 दिन पहले, ईरान के हवाले से खबर मीडिया में आई थी कि एक दिन में ईरान ने 22 दहशतगर्दों को सजाए मौत दी, फांसी पर लटका दिया सबको। अब बात यह है कि ये जो बात की जा रही है इस वक्त, सारी गुफ्तगू मैंने आपकी सुनी, वो सारी टीटीपी फोकस्ड है, तहरीक तालिबान, पेंटागन के हवाले से। लेकिन आप नोट करें कि उससे पहले जाफराबाद में रेलगाड़ी भी उड़ाई गई थी, उससे पहले गैस की पाइपलाइंस भी तबाह हुई थी, उससे पहले बिजली के खंभे भी बलूचिस्तान और नौशेरा में गिराए गए थे, उससे पहले पोलियो टीम्स और मीडिया टीम्स को भी हमले किए गए थे इसमें। और इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो लियारी में एक अर्बन वॉर हो रही है, और एफसी और रेंजर्स और पुलिस इस वक्त पूरी बटालियन उनकी लियारी में दाखिल हो रही है, अर्बन वॉर लड़ रही है। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग है वो सिर्फ टीटीपी नहीं कर रही, भी कर रही है, कराची की अर्बन वॉर्स भी हो रही हैं, गैस पाइपलाइन भी गिराई जा रही है, ट्रेनों को भी गिराया जा रहा है, फौज पर भी हमले हो रहे हैं। ये सब एक जंग का हिस्सा है, ये अलग अलग छोटी छोटी जंगें नहीं है जो इत्तेफाक से अपने इलाकों में लड़ी जा रही हो। और बात यह है कि मगर इसमें चूंकि टीटीपी वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास खुदकुश हमलावर है, जो सबसे ज्यादा डैमेज करती है, चूंकि सुसाइड बॉम्बर्स ना टीटीपी ना बीएलए के पास है, ना लियारी गैंग्स के पास, ना प्रॉब्लम एक और है जैद साहब, मैं आता हूं कि हमें ये भी शवाहिद मिले हैं कि जैसे पेशावर में, जैसे मैं भी वहां पे था, खरा सच की टीम भी थी वहां पे, तो तबलीगी मराकज में भी यानी वहां पे हुआ धमाका और बहुत साथी शहीद हो गए वहां पे और बहुत लोग जख्मी भी हुए। उसकी तो टीटीपी ने जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की है, और जितना सिग्नेचर उसका है ना, जैसे कहते हैं आप सिग्नेचर कहते हैं, वो जाता है रॉ के ऊपर। यानी उन जो एक तो वो कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं, मैं ना भागने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो उसकी आड़ में रॉ कर रही है यहाँ पे, जिसके शवाहिद भी हैं, लेकिन क्योंकि हमारा कारोबार है चीनी का हिंदुस्तान के साथ आर पार, बॉर्डर के आर पार, तो हमने उससे बात नहीं करनी, हमें अमन की आशा को पता नहीं चलाना है नचाना, क्या करना है, लेकिन रॉ भी तो कर रही है ना जी। देखिए बशीर साहब, जो जैद साहब ने बात की है वो भी यही है कि जब आप बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं तो नवाज शरीफ नहीं, यूसुफ रजा गिलानी ने प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से इंटरनेशनल फोरम पे कहा था कि पाकिस्तान के अंदर और खास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें इंडिया मुलव्वस है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि आखिर क्यों हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया जाता, ये तबलीगी मरकज में ये डांडे बिल्कुल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें पहले अपना गंद साफ करना है पाकिस्तान के अंदर। जैसा कि आप पहले कह रहे थे, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये दहशतगर्दी की जंग जो अमेरिका की जंग थी, लेकिन आज ये हमारी जंग बन गई है। आज तो अमेरिका खामोश है, आज आपका एम्बेसडर पाकिस्तान में कहता फिर रहा है नहीं, ये पाकिस्तान का अंदर का मसला है। भाई आप तो पत्थर चाट के वहां से जा रहे हैं ना, आपने अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज तारीख का फैसला कुन मोड़ है, और मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा हमें जो कौमी जज्बा उसकी बात करनी चाहिए। और आपकी हुकूमत, देखें नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं कि बात यह कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती थी कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट के जरिए फैसले। मेरा ख्याल मियां साहब को तशरीफ लानी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर 4 माह के अंदर अब तक उन्होंने क्या किया, लेकिन वो खामोश क्यों है। मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। देखिए 3 दिन पहले आपकी कैबिनेट मीटिंग हुई है, उसमें जो हीट थी, जो हम बात कर रहे हैं, जो गली मोहल्लों में बात हो रही है, इनके मिनिस्टर्स ने बात की है। मुबशर साहब, आखिरी फैसला नवाज शरीफ ने करना है, और ये जो फुल फ्लेज ऑपरेशन है, इसी से डर है मुझे। देखिए नहीं, मैं इसी नहीं डर की बात नहीं है, लेकिन जिस दिन नवाज शरीफ इसका फैसला करेगा, इमरान खान साथ होगा, मुनव्वर हसन भी साथ होगा, पाकिस्तानी फौज तब लड़ेगी जब 18 करोड़ अवाम उसकी पुष्ट में होंगे। यहाँ पे एक बात है, साबिर शाकिर हमारे एक दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं, एंकर हैं, सोहेल वड़ाइच साहब, बड़े काबिल आदमी हैं। उन्होंने बहुत पहले मुझे एक तजिया दिया था, सोहेल वड़ाइच ने, कि सूफी मोहम्मद ने जब पहली बारी फ्री मीडिया को फेस किया स्वात में, तो सडनली पूरी कौम का कंसेंसस उनके खिलाफ हो गया जो उससे पहले डिवाइडेड था। यहां पे अभी जो मुझे चीज मिसिंग लग रही है कि कोई लीडर कंसेंसस बिल्डिंग की तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई अपने गले में घंटी नहीं डालना चाह रहा कि भाई मैं पिन पॉइंट ना हो जाऊं कि मैं कौम को इकट्ठा कर रहा हूं वॉर ऑन टेरर के ऊपर। क्या आपको लगता है मौजूदा लॉट में कोई लीडर ऐसा कर पाएगा? मेरा ख्याल है बशीर साहब, तो एक बात तो पिछली मैं करूंगा कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट की, वो तो शर्म उल शेख में मनमोहन सिंह ने भी तस्लीम कर लिया था जब वजीर आजम गिलानी ने उनको फुटप्रिंट्स भी दे दिए थे बलूचिस्तान में इंडियन इंटेलिजेंस की मौजूदगी के।
तो इसलिए ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसमें कोई शुबा नहीं है मल्टी डायमेंशनल अटैक हो रहा है पाकिस्तान पे। जहाँ तक आपने कहा कि कंसेंसस डेवलप हो जाएगा, मेरा अपना ख्याल है कि ये जब पब्लिक का प्रेशर आएगा पॉलिटिकल लीडरशिप, आपने देखा होगा स्वात में जब ऑपरेशन कोई नहीं कर रहा था उस वक्त भी ये मिलिटेंट्स जो थे वो हीरोज बने हुए थे और सारे ही यही मुज़ाकरात की रट लगाई हुई थी सारों ने। लेकिन जब स्वात में असल चेहरा सामने आया, मज़ारों पे अटैक हुए, लोगों के घर जलाए गए, स्कूल तबाह किए गए और जब सिविल सोसाइटी को तबाह करने की कोशिश की, कोई भी सेगमेंट बाकी नहीं बचा, तब पब्लिक की तरफ से ये प्रेशर डेवलप हुआ था और पब्लिक के हाथों मजबूर होकर उस वक्त की हुकूमत ने ये फैसला किया था कि स्वात में अब ऑपरेशन होगा। मेरा ख्याल है कि अब वही सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो चुकी है। बन्नू के अटैक के बाद, पिंडी अटैक के बाद, मस्तूंग में जो कुछ हुआ, जो कुछ कराची में हो रहा है और जिस तरीके जो कुछ बलोचिस्तान में हो रहा है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अब डेवलप हो रही हैं और पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ता जा रहा है। हम भी ये जो गुफ्तगू इस वक्त कर रहे हैं, ये इससे भी हम भी वही बात कर रहे हैं जो हम पब्लिक से सुनते हैं। पब्लिक जो इस वक्त डिमांड कर रही है, जब ये चीज़ें बाहर आएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉलिटिकल जो लीडर है वो इससे कन्नी कतरा सकेगा या दुम दबा के भागने की कोशिश करेगा। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान सबसे ज़्यादा बड़े हामी थे मुज़ाकरात के, तो आज उन्होंने भी बिल्कुल दूसरी बात कर दी है और उन्होंने भी कहा कि ताकत का इस्तेमाल होना चाहिए। मौलाना समीउल हक जो हैं वो इस प्रोसेस से अलग हो चुके हैं, उनको भी ये नज़र आ गया है। उनके पास भी जो उनके अगर ख़त को देखा जाए, मौलाना समीउल हक के पास अब कोई जवाब बाकी नहीं रहता कि जब मिलिट्री फोर्सेस पे मिलिट्री पे अटैक हुआ, पिंडी में अटैक हुआ और उसकी जिम्मेदारी भी फौरन कबूल कर ली जाती है, तो मौलाना समीउल हक फिर ऐसे मिलिटेंट्स के साथ कैसे मुज़ाकरात करेंगे और ऐसे जमात के सरबराह के साथ जिसमें कराची में भी जिसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, मौला फजलुल्लाह के खिलाफ, पिंडी में भी FIR दर्ज हो चुकी है, 302 अक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। ऐसे लीडर या ऐसी जमात के साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? मौलाना समीउल हक ने भी आज, मेरा ख्याल है कि बहुत, क्योंकि बुजुर्ग रहनुमा हैं, पुराने समझते हैं सारी बातों को, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान ने और बात की है। यही मैं कहने लगा था, मौलाना फजलुर रहमान ने और बात की है। मौलाना फजलुर क्यों नहीं बन पा रहा? जब तक हम अपने दुश्मन की निशानदेही नहीं करेंगे। सलमान साहब थोड़ा सा इंतजार कर लें। स्वात का हवाला दिया तो हमें ये भी देखें, हमें मीडिया को जो हमारी गैर जिम्मेदारी है उसका भी इजहार करना चाहिए। जब स्वात ऑपरेशन होने लगा था तो एक अखबार ने एक खातून को कोड़े मारती तस्वीर दिखाई थी, उसके बाद उसी अखबार ने उसकी तरदीद की थी। बात यह कि हमारे पास एजेंडा किसका है? देखें, जब तक हमारे पास पाकिस्तानी एजेंडा नहीं होगा और हम उस पाकिस्तानी एजेंडे के तहत जो हमारे दुश्मन है उनके पीछे नहीं लगेगा, ऐसे ही जंग अखबार कर रहेगा ऐसा। बिल्कुल मुबशर साहब एक ऐड बात कर दूं कि ये सलमान गनी ने कहा ना कि एजेंडा किसका है, मीडिया क्या कर रहा है, तो मैं एक शेयर कर दूं इंफॉर्मेशन के अभी CMH में वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ ने जब विजिट किया जख्मियों का, तो उसमें एक एंकर भी थे शामिल जो मुज़ाकरात के बहुत बड़े हामी हैं। तो उनको जो जख्मियों ने आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि वजीर आजम का आना भी समझ में आता है और आर्मी चीफ को कहा कि आपका भी आना समझ में आता है, लेकिन ये मौसूफ जो एंकर आए हैं जो मुज़ाकरात के हामी हैं, क्या ये हमारे जख्मों पे साथ ही होते हैं, उनके क्या वो हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आए हैं? ये अल्फाज थे और एक जख्मी ने नहीं की बात, बहुत से जख्मियों ने की। और उसके बाद फिर ये चीज जो जितने भी लोग हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता वही बात है कि पब्लिक का प्रेशर जब डेवलप होगा, जब इनको पब्लिक का मूड नजर आएगा, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं रहेगा। मेरा एक सवाल है तमाम लोगों से, ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरह हम सारे यहाँ पे तावीलें देते हैं कि जी ड्रोन्स आते हैं, उससे बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं और उसकी वजह से ये हो रहा है, तो ड्रोन से तो इतने शहरियों को नहीं मारा जितना इन खुदकश बमबारों ने पाकिस्तानियों को मारा है। 50,000 के करीब। इनके पास असला किनका है जी? इनके पास डॉलर्स कहां से हैं? मेरा जो सवाल है ना जी सलमान साहब, बिफोर आई टेक अ ब्रेक, वो बड़ा सिंपल है और वो ये है कि कल को ये 50,000 फैमिलीज को अगर ये लगे कि हम उनके बच्चों की लाशों पे सियासत कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, उनको मुश्तइल होने से कौन रोकेगा? सोचने की बात है। टेक अ ब्रेक।
V160, बहुत कुछ बड़ा बड़ा। Voice by United Mobile. K Electric, energy that moves life. खाओ कैडबरी पर बेवक्त धूप का मीठा सोल्यूशन। पीक ग्रीन सुपर, अब इलायची में भी, क्योंकि सुपर है जिंदगी। बनाए टॉयलेट 5 गुना साफ। तो लीजिए बिग चैलेंज। I know it. Do you? Q Mobile, Noir C4 and C4 Mini with 6 months free Mobilink best internet offer. Q Mobile, Pakistan's #1 selling smartphone brand. सभी को भरोसा है ओमनी पर, क्योंकि अब आप ओमनी दुकान से मनी ट्रांसफर करने पर भेजी गई रकम के 6 गुना तक का लाइफ इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं। तो फिर आप भी ओमनी करें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सिर्फ यूके लैंडलाइन पे ही नहीं, बल्कि यूके मोबाइल पर भी करे बात पाकिस्तान के बेहतरीन रेट्स के साथ, वो भी बगैर किसी डेली फी या इजाफी चार्जेस के। अभी अपने मोबिलिंक नंबर से *456*2# मिलाएं और दिल खोल कर बातें करते जाएं। मोबिलिंक, हर दिल हर दिन। Nestle Milk Bag, the new face of purity, now in a new convenient pack. अरे तुम रोने में अभी साफ कर देता हूँ यार। वॉशिंग मशीन ऑन। पहले भिगोना तो भूल ही गया। साफ कर ले। भिगोना है यार। भिगोना? हम नो भिगोना। नया सर्फ एक्सेल मैजिक। इसमें है वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स की ताकत जो मुश्किल दाग मशीन में ही निकाले बिना भिगोए। 6 माह मुफ्त तब्दीली की गारंटी के साथ मुसाका चले लंबे अरसे तक। मैं मुल्क में हमारी सकाफत, हमारी विरासत की हिफाजत के लिए, कल्चरल कू के नफाज के लिए आज अपनी कौम का साथ मांगने आया हूं। मरसू मरसू सिन्ना देसू, मरसू मरसू पाकिस्तान ना देसू, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब यूफोन की सिम वापस लगाने पर आपको मिले पूरे 100 रुपए का फौरी बैलेंस। यही नहीं, रोजाना कम से कम 5 रुपए का बैलेंस इस्तेमाल करने पर हासिल करें 50 मिनट्स, 50 SMS और 50 MB इंटरनेट भी। ऑफर के लिए 1 दिसंबर से गैर इस्तेमाल शुदा यूफोन सिम अभी वापस लगाएं और फ्री लिखकर 234 पर SMS या कॉल करें। सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, हर हाथ में चमकता है। The new Samsung Galaxy Star Pro with an amazing Mobilink offer in just ₹12,900. मेडिकेम डेंटल क्रीम, 10 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन। दांतों के दर्द, मसूड़ों से खून आना, ठंडा गर्म लगना और दीगर तकालीफ के लिए मेडिकेम डेंटल क्रीम, डेंटिस्ट फर्स्ट रिकमेंडेशन, 10 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। Nestle Milk Bag, the new face of purity, now in a new convenient pack. पेश है एक्स्ट्रा वॉइस V160, थोड़ा बड़ा के बड़ी क्वालिटी की LCD स्क्रीन, बड़ी बैटरी लाइफ, बड़ा कैमरा और बड़े स्पीकर। एक्स्ट्रा वॉइस V160, बहुत कुछ बड़ा बड़ा। Voice by United Mobile.
टेलेनॉर टॉक शॉप और नोकिया आशा के साथ अब अनलिमिटेड स्वाइप, स्नैप और शेयर करो। आज ही टेलेनॉर सेल सेंटर या फ्रेंचाइज पर आओ और नोकिया आशा सीरीज खरीदो। कैमरा, व्हाट्सएप और फेसबुक शामिल, साथ में टेलेनॉर टॉक शॉप की तरफ से 1500 रुपए का मोबाइल इंटरनेट बिल्कुल मुफ्त। जब इतने स्वीट ऑफर मिले सिर्फ टेलेनॉर सेल सेंटर या फ्रेंचाइज पर, तो क्यों जाएं किसी मोबाइल शॉप पर। सच्ची यारी सब पे भारी। V160 बहुत कुछ बड़ा बड़ा। वॉइस बाय यूनाइटेड मोबाइल। K Electric, energy that moves life. खाओ कैडबरी पर बेवकूफ का मीठा सोल्यूशन। पीक ड्रीम सुपर अब इलायची में भी, क्योंकि सुपर है जिंदगी। बनाए टॉयलेट 5 गुना साफ। तो लीजिए बिग चैलेंज। I know it. Do you? Q Mobile, Noir C4 and C4 Mini with 6 months free mobiling best internet offer. Q Mobile, Pakistan's #1 selling smartphone brand. सभी को भरोसा है ओमनी पर, क्योंकि अब आप ओमनी दुकान से मनी ट्रांसफर करने पर भेजी गई रकम के 6 गुना तक का लाइफ इंश्योरेंस हासिल कर सकते हैं। तो फिर आप भी ओमनी करें। अरे तुम रोनी में अभी साफ कर देता हूँ यार। वॉशिंग मशीन ऑन। पहले भिगोना तो भूल ही गया। भिगोना है यार। भिगोना अब नो भिगोना। नया सर्फ एक्सेल मैजिक, इसमें है वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स की ताकत जो मुश्किल दाग मशीन में ही निकाले बिना भिगोए। मेडिकेम डेंटल क्रीम, 10 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन। दांतों के दर्द, मसूड़े से खून आना, ठंडा गर्म लगना और दीगर तकालीफ के लिए मेडिकेम डेंटल क्रीम, डेंटिस्ट फर्स्ट रिकमेंडेशन। 10 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन। इस खून और पसीने से हमारे ये जो महल खड़े हैं तुम्हारे, इन सच्चे झूठे बातों का कहीं हम कहीं सब बातों का टूटे हुए इरादों का हिसाब दो। हमने जो आज तक अपने बालों को हिसाब नहीं दिया, तुम क्या चीज हो? वैसे तारीख गवाह है, कभी किसी ने हिसाब नहीं दिया, लेकिन मेरा यूफोन तो रोजाना हिसाब देता है। हिसाब एसएमएस के जरिए गुज़िश्ता रोज की गई तमाम कॉल्स, एसएमएस और दूसरी सर्विसेज पे खर्च होने वाले बैलेंस के हर पैसे का हिसाब, वो भी बगैर किसी चार्जेस के। शुक्र है हमारे जमाने में यूफोन नहीं है, वरना हमें भी हिसाब देना पड़ता। सच्ची यारी में हिसाब कैसा जानी? निकाल 50 रुपए। सच्ची यारी जेब पे भारी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। टीटीपी को अगर सारे वेपन्स वगैरह अमेरिका से मिले, सारी फंडिंग उनको अमेरिका से अगर मिली, जो कि मिली, उसमें तो वो शवाहिद भी, आधारों को पता है सारा, सबको पता ना। आधारों का क्या, अब तो पाकिस्तान के अवाम को पता है। एजेंडा भी उनका था पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम, इंतशार किसका एजेंडा हो सकता है? मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हुए क्यों डरते हैं कि टीटीपी और अमेरिका एक है? साहब आप नहीं समझते, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कुछ सियासी मछलियां वो हुकूमती तालाब में डुबकियां लगाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आपको वो मछली लगते हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, देखिए ये हुकूमत का चस्का ऐसा है कि जैसे लग जाए एक दफा, फिर ख्यालात, एहसासात, जज्बात उससे मुबर्रा हो जाते हैं। क्या आपके ख्याल में फजलुर रहमान साहब, हालांकि अगर उनके आप ख्यालात और नजरियात जाने तो उन्हें तो बड़ा खुल के सामने आना चाहिए सारी सूरत हाल में, लेकिन आप देखें वो पिछले 15-20 रोज से गायब थे और मेरे ख्याल उम्रा करने गए थे। इस सारी सूरत हाल में बाद उनका बयान आया है। हालांकि नवाज शरीफ ने भी ये बात नहीं की। उनके फेडरल, मैं आज राना तनवीर साहब का जाती सवाल पूछूं जी, यानी जाती लोगों के हवाले से जाती है। जब मैं देखता हूं कि मौलाना मुफ्ती महमूद, जब मैंने देखता हूं मौलवी अब्दुल हक को, जब मैं देखता हूं मौलाना अहमद अली लाहौरी, तारीख है एक, जब मैं देखता हूं मौलाना उबैदुल अनवर को, तो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात, कदावर शख्सियात, और इनकी औलादें जो हैं वो क्यों नहीं मकाम पास? मैं दोबारा दोहराता हूं कि ये जो पाकिस्तान की कुछ सियासी मछलियां जो हैं वो हुकूमती तालाब में डुबकियां लगाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये इक़्तिदार का नशा जो है लोगों को कहीं का नहीं छोड़ता। आज वो आप देखें कि उसी पख्तूनख्वा के अंदर महदूद हो गए ना,
वही अकरम दुरानी साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, अब वो फेडरल मिनिस्टर का हलफ उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सारी चीजें, आप अभी बार बार एक बात कह रहे थे, अवाम का प्रेशर। देखिए कराची से लेकर खैबर तक एक तहरीक तो पैदा हो गई ना कि इनसे निपटना चाहिए। अब निपटने का फैसला किसने करना है? देखें, वो जनरल राहील शरीफ ने नहीं करना, वो इमरान खान ने नहीं करना, वो फजलुर रहमान ने नहीं करना, वो नवाज शरीफ ने करना है। इसलिए कि जो कुछ होना है उसके लिए जवाब दे पाकिस्तान के अवाम ने उन्हें बनाया है। और आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब नहीं करेंगे? मैं 100% यकीन से कहता हूं वो करेंगे। आप सिर्फ टाइम का इंतजार करें। साबिर शाकिर साहब, क्या ख्याल है? साबिर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे नहीं आ रही। एक मिनट साबिर साहब को मैं दोबारा लेने की कोशिश करता हूं। मुबशिर, हमें इजाजत दे। पाकिस्तान आर्मी ने इन रिटेलिएशन स्ट्राइक्स करनी शुरू कर दी है और मैं समझता हूं बिल्कुल ठीक है। हुकूमत की मंजूरी से टारगेटेड ऑपरेशन, फुल फ्लेज ऑपरेशन जो होगा वो हुकूमत ऐलान करेगी और एपीसी नहीं होगी। ये इसके लिए मेरा ख्याल ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है और कंसेंसस मुबशर साहब होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम में कंसेंसस है। पॉलिटिकल फोर्सेस, देखें अपोजिशन हमेशा ऐसी बात ही करती है प्रेशर बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूं इमरान खान जो बात कर रहे हैं या मुनव्वर हसन जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं। देखें इसके लिए जवाब दे तो हुकूमत थी ना, हुकूमत के पास मैंडेट था कि आपने पेशरफ्त करनी है और ये बात भी मेरे ख्याल खोलनी चाहिए। क्या आपकी जो सियासी लोग हैं उनमें इतनी अहलियत है कि उनसे मुज़ाकरात कर सके? आपको पता है कि मुज़ाकरात किन के जरिए होने थे। देखिए बात यह है कि इसके रिजल्ट्स आने चाहिए और कौम को एतमाद में लेना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आज जो बेयकीनी की कैफियत है उसका जिम्मेदार कौन है? मैं समझता हूं उसकी जिम्मेदार हुकूमत है और यह बेयकीनी खत्म होनी चाहिए। और जो लोग आपके रियासती इदारों को टारगेट कर रहे हैं उनके खिलाफ रियासती कुव्वत का इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों साबिर? साबिर को आवाज नहीं जा रही। जैद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुबशिर, हमें जरा इजाजत दें कि हम थोड़ा सा करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट इशू है। साबिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मुबशिर साहब, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी आप सुन रहे थे सलमान गनी साहब जो कह रहे हैं, मैंने कहा आपका मैं मौकफ ले लूं उसके ऊपर। बिल्कुल, मैंने कहा कि ऑपरेशन का फैसला मुबशिर साहब हो चुका है, इन प्रिंसिपल डिसीजन हो चुका है, बल्कि उसकी एक हल्की सी झलक हमने 48 घंटे पहले जो एयर अटैक हुआ था उसमें देख चुके हैं। और ये एयर अटैक भी वजीर आजम की आपकी आवाज फिर गायब हो गई है। मैं पूरा कर कमाल की टीम है वैसे। ये हुकूमत की मर्जी से हुआ है। टारगेटेड ऑपरेशन फौज ने शुरू किया, F-16 इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन फुल फ्लेज ऑपरेशन जो है उसका ऐलान नवाज शरीफ साहब ने किया। क्यों इस्तेमाल हुए हैं? इसलिए हुए हैं, देखें बात है कि जो लोग दुश्मन के एजेंडे पे उनके साथ फिर दुश्मन के तौर पे। आपको अभी वहां मौसम की शिद्दत नहीं इजाजत देती जमीनी हमलों की, लेकिन जो वो कर रहे हैं, देखें एक बात मैं तालिबान के हवाले से बतौर जर्नलिस्ट समझता हूं कि जो वो करते हैं उसे ओन करते हैं। और मैं 3 दिन से सोच रहा हूं, आप देखें जो काम हमारी हुकूमत को करना चाहिए था वो तालिबान कर रहे हैं कि वो वारदात करते हैं, वो टारगेट करते हैं और साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं। होता यह है कि मैं समझता हूं कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जंग लड़ने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जंग की तैयारी करें और साथ मुज़ाकरात की बात करें। ये स्ट्रेटजी एक्चुअल हुकूमत की होनी चाहिए। जी साबिर, सॉरी आपसे दोबारा जी बिल्कुल, मैं सलमान गनी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। स्ट्रेटजी बिल्कुल यही है और चूंकि इस वक्त टीटीपी या मिलिटेंट्स जो हैं वो हमारे गली कूचों तक पहुंचे हुए हैं, उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा होना है और कोशिश करेंगे कि वो ये लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी लड़ी जाए, सुसाइड अटैक करके, बम ब्लास्ट करके या कुछ और कार्रवाइयाँ करके। उसके लिए मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, इंतजामात किए जा रहे हैं और जो ही ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा इसके बारे में बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। और वही बात कि अब APC बिल्कुल नहीं होगी। अब मेरा ख्याल है कि पार्लियामेंट में मामला जाएगा बिल्कुल उसी तरह जैसे स्वात ऑपरेशन के वक्त गया था। और अब ये मुज़ाकरात वाली बात ख़त्म हो चुकी है। अब स्ट्रेटजी यही है कि जो भी जहां भी कोई भी गिरोह मिलिटेंट्स का मिलता है, उसका कोई भी बंदा मिलता है, उनको आड़े हाथों लिया जाए। ये बात एक डिसाइड हो चुकी है कि मिलिट्री फोर्सेस पर, अवाम पर और इस तरीके से जो टारगेट किलिंग की जा रही है, मुख्तलिफ इलाकों में धमाके किए जा रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मौलाना समीउल हक ये बात समझ चुके हैं और आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान भी ये बात समझ जाएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान हमेशा आखिरी वो चलती बस जो होती है, मौलाना फजलुर रहमान भी उस बस में ज़रूर सवार होंगे। स्वात ऑपरेशन में भी मौलाना फजलुर रहमान आखिरी दिनों तक यही कहते रहे, लेकिन जब मामला बिल्कुल
हद से गुजर गया, वो भी ऑन बोर्ड थे और ऑपरेशन हुआ और सबने देखा। लेकिन आने वाले दिनों में जी फरमाएं जल्दी से कंप्लीट। जी करें वो मुश्किल बात। मैं 1 मिनट है क्योंकि मेरे पास, और मैं चाह रहा हूं कि कंक्लूडिंग रिमार्क्स ज़ैद हामिद की भी मैं ले लूं। जी ज़ैद। मुबशिर, मैं ये बात साफ कहूंगा कि ये जंग जो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में लड़ी जा रही है, हमें फौज की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फौज वजीरिस्तान में अपनी कार्रवाई बहुत खूबसूरत करेगी। फौज की पुश्त में अगर खंजर मारा जाएगा तो वो हुकूमत और मीडिया की तरफ से मारा जाएगा, हॉस्टाइल मीडिया और हुकूमत वक्त। अगर नवाज शरीफ ने, मैं ये सख्त बात करने लगा हूं, अगर नवाज शरीफ ने अपनी मां का दूध पिया हुआ है तो दहशतगर्दों को पूरा मीडिया नहीं, पूरा मीडिया नहीं, कोई चले एक मिनट मैं एक और बात कर रहा हूं फौज की, मैंने पर्सनलाइज गुफ्तगू मैं नहीं अप्रूव करता। यानी मैं और आप दोनों एक ही शिद्दत से इस बात को बिलीव करते। दहशतगर्दों को फांसियां देनी होंगी पाकिस्तान में। अगर इन्होंने सजाए मौत पर पाबंदी रखी तो ये पाक आर्मी की पुश्त में खंजर होगा, जो नवाज शरीफ पहले दिन से दे रहा है, जब से आया है सजाए मौत पर पाबंदी। बड़ी माजरत के साथ आपने मीडिया की बात की है, मीडिया देखें मीडिया ने इस पे क्या लाया। मैं एक बात खत्म कर लूं कि बाय द वे ये नवाज शरीफ साहब का कसूर नहीं है। ये पिछली हुकूमत के दौरान ये फैसला हो रहा था कि सजाए मौत को जो है खत्म कर दिया जाए और उसके लिए बिल भी पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा था। और आपको याद होगा कि जरदारी साहब के पास जितनी यानी डिसीजंस आए थे कोर्ट से फाइनल होके, उन्होंने उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। वो आज तक पेंडिंग है। उसमें सरबजीत सिंह का इशू था, बात मैं करना चाह रहा हूं, उसमें सरबजीत सिंह का मामला था, उसको फांसी नहीं देनी थी। जाऊंगा देखिए, आपकी फौज ने हमेशा रिजल्ट दिया है। मशरकी पाकिस्तान में फौज ने अमन-ओ-अमान बहाल कर दिया था, वाना में कर दिया, दीर में कर दिया, वजीरिस्तान में कर दिया। आज भी उन इलाकों में फौज मौजूद है। आखिर हमारा सियासी अमल इतना कमजोर क्यों है कि हम बाद में सियासी अमल शुरू नहीं कर सकते? मेरा ख्याल आज सोचो विचार हो रहा है तो इसी बात पे हो रहा है। मैं 1 मिनट है मेरे पास, वेरी क्विकली। मीडिया तो यकीनी तौर पे हॉस्टाइल रोल प्ले कर रहा है। एक सेक्शन देखिए बशीर साहब, मीडिया लोगों को क्या चीज बता रहा है आज? अगर आप झूठ भी बता रहे हैं, देखिए बात आप और मैं जो डिस्कशन कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे? क्या हमने कोई बात अपनी? मैं समझता हूं कि हर तरह का व्यू आ रहा है। अमेरिका में कर सकते हैं, देखिए हर तरह का। हाँ, एक बात जो आप सुनना चाहते हैं मैं बताता हूं। कल तक इसी फौज के बारे में रिजर्वेशन का इजहार करने वाले आज सबसे ज्यादा ऑपरेशन पे जोर दे रहे हैं। कल तक वो बलूचिस्तान के ऑपरेशन के खिलाफ थे, फौजी ऑपरेशन के खिलाफ थे। वो किस एजेंडे पे है ये भी फिर सोचना चाहिए। बाबा जी से पूछे मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देख ले, मैं किसी एंकर का नाम नहीं ले रहा। ये लोग पिछले माजी के 25-30 साल उठा के देख लें, ये हमारी फौज को टारगेट करते रहे हैं। आज सबसे ज्यादा इनकी पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि फौजी ऑपरेशन होना चाहिए। देखे बात ये मैं कहता हूं कि कुव्वत का इस्तेमाल होना चाहिए कि जो दुश्मन के एजेंडे पे उनके साथ दुश्मन का सलूक होना चाहिए, लेकिन आपका सियासी अमल इतना मजबूत हो कि कोई और नुकसान ना हो। बाबा जी आपके मुतालिक कह रहे हैं, और बात यह है कि जब हम पिछली ब्रेक पे गए थे तो एक व्यूअर है ARY के एहसन राना, वहां से हमें उन्होंने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि ये कुर्सी उस दिन तक खाली रहेगी मुबशिर लुकमान जब तक तुम इस कुर्सी पे बैठे हो। अगर तुम चाहते हो कि इस कुर्सी पे यानी इसका मकीन जो है वो आके सवार हो तो उसके लिए अपनी जगह पे कटरीना कैफ या करीना कपूर को ले आओ। तो बाबा जी अगर आप वाकई आ रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं हाथ जोड़ के भी मुझे उनमें से किसी को लाना पड़ा तो मैं ले आऊंगा, क्योंकि जवाबात आपको बहरहाल देने पड़ेंगे इस मुल्क के लिए और इस मुल्क की अवाम के लिए कि कौन इस मुल्क का पैसा खा रहा है और कौन इस मुल्क में पावर को मिसयूज कर रहा है और कौन इस मुल्क के लोगों का हक मार रहा है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज।